साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार उत्कर्ष परिवार में। देखिए, संसद की समितियों के बारे में अपन बात कर रहे थे और संसद की वित्तीय समितियों के संदर्भ में दो वित्तीय समितियां अपन पढ़ चुके थे, एक लोक लेखा समिति और दूसरी कौन सी, प्राक्कलन समिति। तीसरी जो वित्तीय समिति है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है लोक उद्यम समिति, जिसे अपन सार्वजनिक उद्यम समिति के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा जरा कौन सी समिति के बारे में बात करने वाले हैं, लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति या इस समिति को अपन क्या कह सकते हैं, सार्वजनिक उद्यम समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्यम समिति। सबसे पहले तो लोक उद्यम कौन होते हैं, किसको लोक उद्यम या सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है, इसके बारे में जानना आवश्यक होता है। मैं कहता हूं ना, पहले शब्द कोई नया आया तो शब्द से परिचित हो जाइए, आधा कंसेप्ट तो आपका वहीं पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लोक उद्यम या सार्वजनिक उद्यम ऐसे उद्यमों को कहा जाता है जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई हो, या ऐसे उद्यम का मतलब ऐसे कोई इकाई, ऐसा कोई उद्योग जिसकी स्थापना या तो सरकार के द्वारा की गई हो, या जिसमें सरकार की पूंजी लगी हो, या जिसपे सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हो, ऐसे उद्यमों को अपन लोक उद्यम की संज्ञा देते हैं। जैसे BSNL है, जैसे अपने वो है ना SPCL है, BPCL है, गेल है, सेल है, ये सारे क्या है, लगभग 200 से अधिक भारत में क्या है, लोक उद्यम है। लोक उद्यमों का क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। लोक उद्यमों का मतलब होता है ऐसे उद्यम, क्या मतलब होता है, ऐसे उद्यम जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई हो, जिसकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई हो। स्थापना किसके द्वारा की गई हो, सरकार के द्वारा की गई हो। या फिर आप ध्यान में रख सकते हैं ऐसे उद्यम जिसमें सरकारी पूंजी लगी हो, ऐसे उद्यम जिनमें सरकारी पूंजी लगी हो, सरकारी पूंजी लगी हो, ऐसे उद्यम जिनमें सरकारी पूंजी लगी हो। या फिर आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे उद्यम जिनमें सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हो, ऐसे उद्यमों को अपन क्या कह सकते हैं, लोक उद्यम कहते हैं। यानी एग्जांपल दूं मैं, देखिए जरा, जैसे BPCL का नाम आपने सुना होगा, HPCL का नाम आपने सुना होगा, BSNL का नाम आपने सुना होगा, आपने जो है सेल का नाम सुना होगा, गेल का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे क्या, लगभग 240 से अधिक भारत में क्या है, लोक उद्यम है। 240 से अधिक क्या है, लोक उद्यम है। ये लोक उद्यम ठोस व्यवसायिक सिद्धांतों के लिए इनकी स्थापना की गई और ये अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं या नहीं करें। ऐसा कोई लोक उद्यम, जैसे BSNL की स्थापना की गई, जिस उद्देश्य से स्थापना की गई है वो अपने उद्देश्यों पर खरा उतर रहा है तो नहीं उतर रहा है। BPCL की स्थापना जिस उद्देश्य, क्योंकि यहां पर पूंजी किनकी लगी हुई है, जनता की पूंजी लगी हुई है। अर्थात ऐसे तो कोई लोक उद्यम नहीं है जहां जनता की पूंजी लगी हुई है, यानी सरकार की पूंजी लगी हुई है। मतलब किसकी पूंजी लगी हुई है, सरकारी संपत्ति लगी हुई है, सरकारी पूंजी वहां पर लगी हुई है, सरकारी कर्मचारी वहां पर कार्य कर रहे हैं। और अगर वहां पर सही उद्देश्यों का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी स्थापना को लेकर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे उद्यमों के संदर्भ में और क्या क्या जाए, अर्थात इनकी फीडबैक जो CAG की रिपोर्ट में आती है उनके संदर्भ में जिस समिति का गठन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, लोक उद्यम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले लोक उद्यम किसे कहते हैं, इनसे परिचित होना क्या है, आवश्यक है। देखिए, लोक उद्यम समिति के बारे में बात करें तो 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर, किनकी सिफारिश पर, 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर लोक उद्यम समिति का गठन किया गया। लोक उद्यम समिति का गठन,
लोक उद्यम समिति का गठन। तो पहला प्रश्न तो अपने से यही पूछा जा सकता है कि लोक उद्यम समिति का गठन कब किया गया? 1964 में। किसकी सिफारिश पर किया गया? कृष्ण मेनन की सिफारिश पर किया गया। क्लियर है बात? अब बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो ये जो लोक उद्यम समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित कर रखी है? 22। कितनी है? 22। और 22 में से 15 सदस्य कहां से? लोकसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से, जबकि 7 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यसभा से। 15 सदस्य लोकसभा से, जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से। कैसे? वही समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से जिस राजनीतिक दल का सदन में जितना प्रतिनिधित्व रहेगा उसी के अनुपात में सदस्यों का क्या रहेगा? संख्या रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, सदस्य संख्या कितनी रहती है? 22 रहती हैं। जिस राजनीतिक दल का जितना प्रतिनिधित्व जिस राजनीतिक दल का जितना प्रतिनिधित्व सदन में रहता है, जितना प्रतिनिधित्व सदन में रहता है, उसी के अनुपात में सदस्य संख्या का निर्धारण होता है। उसी के अनुपात में सदस्य संख्या का निर्धारण होता है। उसी के अनुपात में सदस्य संख्या का क्या होता है? निर्धारण। तीनों में समान है। भले लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या का निर्धारण पूछ ले, या अपने प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या का निर्धारण पूछ ले, या फिर लोक उद्यम समिति में सदस्य संख्या का निर्धारण पूछ ले, तो सदस्य कैसे आएंगे? जिस राजनीतिक दल का जितना सदन में प्रतिनिधित्व रहता है उसी के अनुपात में सदस्यों का क्या होता है? चयन होता है। क्लियर है? अगर प्रणाली पूछे तो कौन सी ध्यान में रखेंगे? समान प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी प्रणाली ध्यान में रखेंगे? समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी प्रणाली के द्वारा? समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सदस्य संख्या का क्या होता है? निर्धारण होता है। सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 सदस्य कहां से आते हैं? अभी राज्यसभा से आते हैं। अगला देखिए, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। 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 अगला आप क्या ध्यान में रखेंगे? सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? तो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष। देखिए जरा, लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष, लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष की बात करें तो लोक उद्यम समिति के अध्यक्ष जो हैं ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। किनके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस लोक उद्यम समिति का जो अध्यक्ष रहता है ये हमेशा लोकसभा का सदस्य रहता है। किसका सदस्य रहता है? लोकसभा का सदस्य। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति, इन तीनों के अध्यक्ष हमेशा लोकसभा के सदस्य को ही बनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? लोकसभा के। किनके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और सदस्य किनका होगा? लोकसभा का सदस्य होगा। मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। सदस्यों का जो है कार्यकाल 1 वर्ष होगा। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, श्रीमती मीनाक्षी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती मीनाक्षी। श्रीमती मीनाक्षी देवी जो हैं, मीनाक्षी देवी जो वर्तमान में बीजेपी से जो क्या हैं, लोकसभा की मेंबर हैं, और यही जो हैं वर्तमान में लोक उद्यम समिति के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लोक उद्यम समिति के कार्य। लोक उद्यम समिति के कार्य। लोक उद्यम समिति के कार्य।
देखिएगा लोक उद्यम समिति के कार्य जैसा कि नाम से परिचित है। लोक उद्यम समिति का पहला कार्य क्या होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सीएजी ने जो रिपोर्ट लोक उद्यमों के संबंध में सौंपी है, किनके संदर्भ में सौंपी है? लोक उद्यमों के संबंध में सौंपी है। सीएजी ने जो रिपोर्ट लोक उद्यमों के संबंध में सौंपी है, उस रिपोर्ट पर या उस रिपोर्ट की क्या करना? समीक्षा करना। उस रिपोर्ट की क्या करना? समीक्षा करना। भाई सीएजी ने क्या किया? सीएजी ने जितने भी लोक उद्यम थे, उस लोक उद्यमों से संबंधित जो रिपोर्ट थी उसको संसद के पटल पर रखवाया राष्ट्रपति के माध्यम से, और उनमें से जो लोक उद्यमों के संदर्भ में रिपोर्ट थी उनके लिए एक समिति का गठन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लोक उद्यम समिति। और इस लोक उद्यम समिति का पहला कार्य यही होगा कि जो सीएजी ने लोक उद्यमों से संबंधित जो रिपोर्ट सौंपी है उनकी क्या करना? समीक्षा करना। दूसरा कार्य देखिएगा, दूसरा कार्य इनका क्या कह रहा है कि वर्तमान में कार्यरत लोक उद्यम ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में जो भी लोक उद्यम कार्यरत हैं वो ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच करने का काम भी किन के द्वारा किया जाता है? लोक उद्यम समिति के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? लोक उद्यम समिति के द्वारा किया जाता है। और तीसरा और कार्य आप ध्यान में रख सकते हैं, इस समिति को जो है लोकसभा का अध्यक्ष पीएसी के संदर्भ में और प्राक्कलन समिति के संदर्भ में जो कार्य बच गए इनको सौंपे जा सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अन्य कार्य जो सौंपे गए हैं उन कार्यों को क्या करना? पूरा करना। देखिए जरा तीसरा कार्य ध्यान में रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, किनके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अन्य जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करना। अन्य जो कार्य सौंपे गए उन्हें क्या करना? पूरा करना भी किनका कार्य रहता है? इसी लोक उद्यम समिति का कार्य। और इसके मुख्य दो कार्य आप ध्यान में रखेंगे कि भाई पहला कौन सा? कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो लोक उद्यम के संदर्भ में जो रिपोर्ट सौंपी है उसकी समीक्षा करना, और दूसरा वर्तमान में कार्यरत जो लोक उद्यम हैं ये ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या करना? जांच करना किनका काम रहता है? इनकी समीक्षा करना किनका काम रहता है? लोक उद्यम समिति का रहता है। अब मैंने कहा कि तीनों प्रकार की वित्तीय समितियों को तुलनात्मक रूप से जानेगा। तीनों प्रकार की कौन कौन सी? देखिए जरा, सबसे पहली जो समिति है वो कौन सी है? लोक लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति। दूसरी जो समिति आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति। और तीसरी जो समिति आप ध्यान में रखेंगे वो कौन सी है? लोक उद्यम समिति। कितने प्रकार की समितियां? वित्तीय समितियां तीन प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले लोक उद्यम समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति, और तीसरी कौन सी? लोक उद्यम समिति। सबसे पहले बात करते हैं गठन के संदर्भ। इस प्रकार का एक इंडेक्स बना दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गठन के संदर्भ में बात करें, इनका गठन जो है 1919 के एक्ट के द्वारा 1921 में गठन हो। सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1921 में। इनके गठन की बात करें, प्राक्कलन समिति का गठन जो है ये 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर। किनकी? जॉन मथाई की सिफारिश पर। और इनके गठन की बात करें तो 1964 में कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। किनकी?
कृष्ण मेनन की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। देखिए जरा, सबसे पहले कौन सी ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे लोक लेखा समिति, दूसरी कौन सी प्राक्कलन समिति, और तीसरी कौन सी आपके लोक उद्यम समिति। सबसे पहले गठन के संदर्भ में बात होगी। अब बात करते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, देखिए जरा, इनमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या है 22, और 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से, और 7 सदस्य कहां से, राज्यसभा से, 7 सदस्य कहां से, राज्यसभा से। इनमें बात करें तो इनमें आप ध्यान में रख सकते हैं 30 सदस्य होंगे, और 30 के 30 कहां से, लोकसभा से, 30 सदस्य और 30 के 30 कहां से, लोकसभा से। अगर इनकी बात करें तो इनमें भी 22 सदस्य होंगे, और 22 में से 15 जो हैं ये लोकसभा से, और 7 कहां से, राज्यसभा से। ठीक है, और यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे, इनमें सदस्यों का निर्धारण जो है तीनों में एक समान प्रणाली है, कौन सी, समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली, अर्थात जिस राजनीतिक दल का जितना प्रतिनिधित्व सदन में रहता है उसी के अनुपात में सदस्यों का क्या होता है, निर्धारण होता है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। क्या ध्यान में रखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। क्लियर है। इनमें भी क्या ध्यान में रखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल कितना, 1 वर्ष, और मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। इसमें भी क्या ध्यान में रखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा, इसमें भी 1 वर्ष, और मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ना, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो तीनों प्रकार की समितियों में कोई दिक्कत रहेगी नहीं। अगली देखिए जरा, इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपके हो गई कौन सी, लोक लेखा समिति, ये आपके हो गई प्राक्कलन समिति, और वो हो गई कौन सी, लोक उद्यम समिति, यानी ये हो गई आपके लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करें, किसके बारे में, अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यहां पर आपके समिति रहती है दूसरी कौन सी, प्राक्कलन समिति, और प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष के बारे में बात करें, प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। इनके संदर्भ में बात करें तीसरी कौन सी समिति आप ध्यान में रखेंगे, लोक उद्यम समिति। कौन सी समिति, लोक उद्यम समिति। और लोक उद्यम समिति में अध्यक्ष के संदर्भ में बात करें तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो तीनों में अध्यक्षों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, लोक। मैं कह रहा हूं समानता को पढ़िए और फिर जो है जो फर्क है, जो अंतर है उसको जान लीजिएगा, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर। अध्यक्ष की नियुक्ति यहां पर लोकसभा अध्यक्ष, यहां पर भी लोकसभा अध्यक्ष, और यहां पर भी लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अब देखिए यहां पर अध्यक्ष कौन होगा, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अध्यक्ष होगा विपक्षी दल का सदस्य, विपक्षी दल का सदस्य। और दूसरी बात, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, विपक्षी दल का सदस्य होगा ही होगा, साथ में लोकसभा का सदस्य होगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में है अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। क्लियर है बात। अब बात करते हैं किसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में। इनका जो अध्यक्ष होगा ये सत्ताधारी पार्टी का होगा, सत्ताधारी पार्टी का।
कौन सी पार्टी का होगा? सत्ताधारी पार्टी का होगा। दूसरी बात, इसमें भी अध्यक्ष, क्योंकि सारे मेंबर लोकसभा के हैं तो लोकसभा का सदस्य होगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है गिरीश चंद्र भालचंद। गिरीश चंद्र भालचंद। और गिरीश चंद्र भालचंद वर्तमान में बीजेपी के क्या हैं? लोकसभा के सदस्य हैं। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे किसके संदर्भ में? इनके अध्यक्ष के बारे में। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का क्या रहेगा? सदस्य रहेगा। और सामान्यतः इनका अध्यक्ष भी जो है, सामान्यतः इनका अध्यक्ष भी सामान्यतः, अब इनमें सामान्यतः है उसमें से 1967 से शुरुआत हो गई। सामान्यतः जो है ये सत्ताधारी पार्टी का होता है, सामान्यतः सत्ताधारी पार्टी का। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आप ध्यान में रखेंगे कौन है? श्रीमती मीनाक्षी। श्रीमती मीनाक्षी जी जो हैं ये वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष के संदर्भ में क्लियर हो गया। इनका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का सदस्य बनेगा, इनका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी पार्टी का। इनमें जो है सामंत, इसमें तो एक परंपरा शुरू हो गई थी 1967 से। तीनों का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब लास्ट पढ़ते हैं इनके कार्यों के संदर्भ में। देखिए जरा, सबसे पहले किन के कार्यों के बारे में बात करें? पीएसी के कार्य। लोकलेखा समिति के कार्य क्या है कि सीएजी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट की क्या करना? समीक्षा करना। इसीलिए किसको? इसीलिए तो इनमें क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि लोकलेखा समिति का, लोकलेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक, मित्र एवं मार्गदर्शक सीएजी को कहा जाता है। जहां भी इनकी मदद की आवश्यकता होगी, इनकी मदद कौन करता है? सीएजी के द्वारा की जाती है। दूसरा आपको ध्यान में रखना कि इनके कार्यों के संदर्भ में प्राक्कलन समिति, जैसा कि नाम से उल्लेखित है अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति। अगर प्राक्कलन समिति का कार्यों के संदर्भ में बात करें तो बजट के समय जो अनुमान रखा गया था, बजट के समय जो अनुमान पेश किए गए थे, अनुमान किन के? आय और व्यय के। बजट के समय जो आय व्यय के अनुमान पेश किए गए थे वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं, वो वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं, वास्तविकता के निकट है अथवा नहीं। ये कार्य किनका रहता है? प्राक्कलन समिति का। और प्राक्कलन समिति का तीसरा एक और कार्य आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा कार्य कौन सा? किस प्रकार से सरकार को क्या बनाया जाए? मितव्ययी बनाया जाए। अर्थात खर्चा कम से कम कैसे हो और सरकार को वैकल्पिक नीतियां उपलब्ध करवाना। कौन सी नीतियां? वैकल्पिक नीतियां उपलब्ध करवाना। कौन सा हो गया? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना कौन सी समिति आप ध्यान में रखेंगे? लोक उद्यम समिति। कौन सी समिति? लोक उद्यम समिति। और देखिएगा लोक उद्यम समिति के संदर्भ में कार्य, लोक उद्यम समिति के कार्य, लोक उद्यम समिति में दो कार्य महत्वपूर्ण है। पहला कार्य कौन सा ध्यान में रखेंगे कि सीएजी ने जो रिपोर्ट लोक उद्यम के संदर्भ में सौंपी है, लोक उद्यम के संदर्भ में सौंपी है, लोक उद्यम के संदर्भ में सौंपी है, उनकी समीक्षा करना, उनकी क्या करना? समीक्षा करना। और दूसरा कार्य क्या कह रहा है कि लोक उद्यम जो हैं ये व्यावसायिक सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे, व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुरूप है अथवा नहीं, सिद्धांतों के अनुरूप है अथवा नहीं, व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुरूप है अथवा नहीं। ये तीनों के क्या हो गए? कार्य हो गए। देखिए जरा, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तीनों समितियों को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक चार्ट के माध्यम से तीनों प्रकार की वित्तीय समितियां क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले गठन कब हुआ और गठन
अगर किसी की सिफारिश पे किया गया तो वो ध्यान में रखना है। जैसे इनका गठन जो है, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मतई की सिफारिश पर किया गया, जबकि आपके लोक उद्यम समिति का गठन जो है ये कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया। इनका गठन 1964, 1950 और इनका 1921 में ही हो गया था। तो ऐसी कौन सी समिति है जो महत्वपूर्ण है और साथ ही जिसका गठन जो है स्वतंत्रता से पूर्व से भी करने की शुरुआत हो चुकी थी? कौन सा करेंगे? लोक उद्यम समिति। दूसरा प्रश्न अपने से ये पूछा जा सकता है सदस्य संख्या से संबंधित, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये वाली। क्यों? क्योंकि 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 कहां से आते हैं? लोकसभा से, जबकि इन दोनों में कितने कितने हैं? 22 सदस्य हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो कौन सी समिति करेंगे? प्राक्कलन समिति, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर हैं और 30 के 30 कहां से हैं? लोकसभा से हैं। राज्यसभा से एक भी सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं है। अगला प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सदस्यों का जो कार्यकाल है वो तीनों के लिए एक एक वर्ष है। यहां पर 1 वर्ष, यहां पर भी 1 वर्ष और वहां पर भी 1 वर्ष। फिर अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंत्री सदस्य हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो यहां पर आप तीनों में ध्यान में रखेंगे, यहां पर भी मंत्री सदस्य नहीं है, यहां पर भी मंत्री सदस्य नहीं है और यहां पर भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? कारण सुन लीजिएगा। मंत्री सदस्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाई जाती है और कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? मंत्री होता है। अगर उनको नियंत्रण करने के लिए बनाई गई है और मंत्री स्वयं इसमें सदस्य होगा तो देख लीजिए, ये तो प्राकृतिक न्याय के क्या होगा? विरुद्ध होगा। इसीलिए मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अब अध्यक्ष का प्रश्न पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भले ही लोक लेखा समिति का पूछ ले, भले आपके कौन सी समिति, प्राक्कलन समिति का पूछ ले और भले जो है लोक उद्यम समिति का पूछ ले, इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का सदस्य होगा और लोकसभा का सदस्य होगा। विपक्षी दल का सदस्य और लोकसभा, तीनों में भी अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का ही होगा। ये क्लियर कर लीजिएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष और तीनों का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का सदस्य होगा। यहां पर क्या ध्यान में रखना है? यहां पर ध्यान में रखेंगे कि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होगा और विपक्षी दल का सदस्य होगा। यहां पर अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होगा लेकिन सत्ताधारी पार्टी का होगा और यहां पर सामान्यतः जैसे वर्तमान में व्यवस्था है इसमें भी सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। इसमें वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। एग्जाम से पहले एक बार क्रॉस चेक करके जाइएगा, क्या पता परिवर्तन हो जाए। हालांकि इसमें एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, एक से अधिक बार बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अधीर रंजन चौधरी जो है इनको हो सकता है आगे फिर बना दे, फिर बना दे, फिर बना दे। एक व्यक्ति को कितनी बार अध्यक्ष बनाना है इसके संदर्भ में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। फिर आप ध्यान में रखेंगे इसमें कौन है? गिरीश चंद्र भालचंद्र और इसमें कौन है? श्रीमती मीनाक्षी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न अगर आप देखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली समितियों के बारे में। जो कौन सी समितियों के बारे में बात करेंगे? ये वित्तीय समितियां हो गई। अब अपन बात करेंगे विभागीय समितियों के बारे में। कौन सी समितियां? विभागीय समितियां। विभागीय समितियां। अब ये विभागीय समितियों की शुरुआत पहले नहीं थी, पहले इनकी विभागीय समितियों की शुरुआत नहीं हुई थी, केवल वित्तीय समितियों का प्रावधान था। अब देखिए वित्तीय समितियों के बारे में बात करें तो 22 सदस्य तो किसमें? लोक लेखा समिति में। ध्यान से सुनिएगा, 30 सदस्य प्राक्कलन में और 22 कित में? हाँ, ये तो हो गए आपके तीनों समितियों। संसद के कुल सदस्य कितने? 543 और 245। जबकि संसद पर नियंत्रण रखने के लिए जो समितियां बनी उसमें सदस्य कितने? ये सदस्य। तो यहां पर एक मांग उठी कि क्यों ना जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उन प्रत्येक विभाग से संबंधित एक विभागीय समिति का गठन कर दिया जाए। और इससे क्या होगा? एक तो प्रत्येक विभाग के संदर्भ में जो अनुदान संबंधी मांगे रखी है सरकार ने, जो आय और व्यय का जो अनुमान रखा है बजट के संदर्भ में, उसके संदर्भ में जांच हो जाएगी। साथ ही में यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, उनको भी इन समितियों का सदस्य बनने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। इसलिए विभागीय समितियों की शुरुआत की गई 1993 में। ध्यान से सुनिएगा, 1993 में 1993 में विभागीय समितियों की शुरुआत। यह अच्छा प्रश्न हो सकता है, विभागीय समितियों की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? 1993 में विभागीय समितियों की शुरुआत की गई। और 1993 में विभागीय समितियों की संख्या कितनी रखी?
जैसे वर्तमान में तो कितनी है विभागीय समितियों की कुल संख्या है 24। वर्तमान में कितनी है कुल संख्या 24 है, लेकिन गठन के समय इनकी संख्या कितनी थी, तो गठन के समय इनकी संख्या थी 17। 1993 में विभागीय समितियों की शुरुआत की गई, विभागीय समितियों की शुरुआत की गई एवं इस समय 17 विभागीय समितियां बनाई गई। 17 विभागीय समितियां बनाई गई। 17 विभागीय समितियां बनाई गई। हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा कि जब विभागीय समितियां बनी थी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। जब पहली बार विभागीय समितियों का गठन हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि 1993 में जब विभागीय समितियों का गठन हुआ था उस समय देश के प्रधानमंत्री थे कौन, पीवी नरसिम्हा राव। 1993 में जब 17 विभागीय समितियां बनी थी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव इस समय देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। 2004 में विभागीय समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। विभागीय समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 24। वर्तमान में कितनी विभागीय समितियां हैं, 24। लेकिन 1993 में जब गठन हुआ था पहली बार विभागीय समितियों का उस समय विभागीय समितियां कितनी थी, 17 थी। 7 और बढ़ाई गई 2004 में और वर्तमान में विभागीय समितियों की संख्या कितनी हो गई है, 24 प्रकार की क्या है विभागीय समितियां। इन विभागीय समितियों का कार्य भी क्या है, इन विभागीय समितियों का कार्य भी है कि कार्यपालिका पर संसद के द्वारा क्या स्थापित करना, नियंत्रण स्थापित करना। और इन विभागीय समितियों का भी संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। ध्यान से सुनिएगा, विभागीय समितियों का उद्देश्य, विभागीय समितियों का उद्देश्य कार्यपालिका पर संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना, साथ ही संसद के अन्य सदस्यों को, संसद के सभी सदस्यों को विभागीय समितियों में शामिल होने का मौका देना। विभागीय समितियों में शामिल होने का मौका देना, क्योंकि वहां पर तो सदस्य संख्या कम थी। विभागीय समितियों में शामिल होने का अवसर उपलब्ध करवाना, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखेंगे, विभागीय समितियों का उल्लेख भी संविधान में नहीं है। क्या ध्यान में रखेंगे, विभागीय समितियों का उल्लेख भी संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में नहीं किया गया है। विभागीय समितियों का उल्लेख भी संविधान में नहीं किया गया है। वर्तमान में 24 प्रकार की क्या है विभागीय समितियां। कितनी विभागीय समितियां वर्तमान में, तो मैंने कहा 24 विभागीय समितियां हैं। 24 में से 16 विभागीय समितियां का तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और 8 जो विभागीय समितियां हैं ये राज्यसभा के प्रति बिल्कुल बांटी गई हैं। 16 विभागीय समितियां तो लोकसभा के प्रति और 8 विभागीय समितियां राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। और ये जो 16 विभागीय समितियां हैं, ये जो 16 विभागीय समितियां हैं, इनमें इनके अध्यक्ष की नियुक्ति, किनके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किनके द्वारा की जाती है, लोकसभा के
अध्यक्ष द्वारा, जबकि ये जो 8 विभागीय समितियां हैं और इन 8 विभागीय समितियों में अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा। किनके द्वारा? यहां पर तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और यहां पर जो है राज्यसभा के सभापति के द्वारा क्या की जाती हैं? विभागीय समितियों के अध्यक्ष की क्या की जाती है? नियुक्ति। तो कितनी ऐसी विभागीय समितियां हैं जो लोकसभा के प्रति? तो 16, और कितनी जो हैं ये राज्यसभा के प्रति? तो आपको ध्यान में रखना है 8। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विभागीय समितियों से संबंधित नियम कौन बनाता? अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। विभागीय समितियों से संबंधित नियम, विभागीय समितियों से संबंधित नियम विभागीय समितियों से संबंधित नियम जो हैं ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष और किनके द्वारा? राज्यसभा के सभापति द्वारा। किनके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा इन विभागीय समितियों से संबंधित क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। अब बात आती है सदस्य संख्या की, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, 31। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, और 31 में से यहां पर दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, लोकसभा को भी है और राज्यसभा को भी है। इनके संदर्भ में नियम तो जो है किनके द्वारा बनाए जाते हैं? नियम तो लोकसभा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा, और कुल जो है सदस्यों की संख्या 31 रहती है। इन 31 में से 21 सदस्य, कितने? 21 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से। 21 सदस्य कहां से? लोकसभा से। और पीछे कितने बच के? 10 सदस्य। 10 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यसभा से। तो 31 में से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 कहां से? राज्यसभा से। देखिए प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य हैं। कितनी विभागीय समितियां? 24। तो लगभग इतने सदस्यों को इन विभागीय समितियों में शामिल होने का मौका मिल जाता है। क्लियर है ना बात? मैंने कहा संसद के बहुत सारे अन्य सदस्य जो वित्तीय समितियों में सदस्य नहीं बन पाए थे, उन सदस्यों को विभागीय समितियों में शामिल करने के लिए इस प्रकार की कैसे वो भी इस प्रकार की विभागीय समितियों में शामिल होकर संसद पर नियंत्रण स्थापित कर सके, इनके लिए जो है विभागीय समितियों की शुरुआत की। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं। 31 में से 21 सदस्य लोकसभा से, जबकि 10 सदस्य राज्यसभा से। प्रत्येक में समान है, यानी 31 गुणा 24। प्रत्येक विभागीय समिति में कितने? 31। और कितनी विभागीय समितियां जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती हैं? 16 विभागीय समितियां। और 8 ऐसी विभागीय समितियां हैं जो राज्यसभा के अधीन आती हैं, मतलब उस पर नियंत्रण राज्यसभा का रहता है, और उस पे जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी किन के द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि विभागीय समितियां कार्य क्या करती है। विभागीय समितियों के कार्य, ध्यान से सुनिएगा। विभागीय समितियों के कार्य, विभागीय समितियों के कार्य। अब देखिए, पहली बात तो आप कहेंगे कि मंत्री तो इतने सारे होते हैं, विभाग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन विभागीय समितियां 24 क्यों? भाई विभाग तो जो है 100 के लगभग विभाग है और 100 से अधिक भी हैं, लेकिन विभागीय समितियां कितनी है? 24 ही हैं। 24 क्यों हैं? कौन से ऐसे विभाग है जिनकी समितियां नहीं बनी है, उसको मैं क्लियर कर लेता हूं। देखिए बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो 2, 3, 4 विभाग को जोड़कर जो है एक विभाग बनाया गया विभागीय समितियों के संदर्भ। देखिए जरा, मैं बात करूं किनके संदर्भ में? कृषि के संदर्भ में। कृषि विभाग है अलग से, सिंचाई विभाग है अलग से, पशुपालन विभाग है अलग से, ग्रामीण एवं पंचायती राज। कृषि कहां होती है? गांव में। सिंचाई कहां होती है? गांव में। पशुपालन कहां होता है? गांव में। ग्रामीण विकास गांव में, और पंचायती राज गांव में। तो इनको लेकर एक ही विभाग बना दिया, कौन सा?
ग्रामीण विकास। कौन सी विभागीय समिति बना दी गई? ग्रामीण विकास विभागीय समिति। मैं कह रहा हूं ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसमें समानता है, जिसमें क्या है? समानता। जैसे शहरों के संदर्भ में नगरीय निकाय हो गया, शहरी विकास हो गया, तो जो शहरों के संदर्भ में अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनको सबको मिलाकर एक क्या बना दी गई? विभागीय समितियां बना दी गई। इसलिए विभाग तो अधिक हैं लेकिन विभागीय समितियां क्या है? कम है। ये आपको ध्यान में रखना है। विभाग तो अधिक है लेकिन विभागीय समितियां क्या है? कम है। कारण मैंने बता दिया। हाँ, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है? एक सदस्य एक से अधिक विभागीय समिति का सदस्य हो सकता है। विभागीय समिति का सदस्य हो सकता है। एक सदस्य एक से अधिक विभागीय समिति का सदस्य हो सकता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक किसी को जो है एक का जो सदस्य बना दिया दूसरी विभागीय समिति का सदस्य नहीं बन सकता। नहीं, जो व्यक्ति अलग अलग मामलों में, बहुत ऐसे व्यक्ति बहुत से हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, आप लोगों ने देखा होगा, सुब्रमण्यम स्वामी जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और ये कई सारे मामलों में एक्सपर्ट हैं, तो इनको एक से अधिक समितियों का क्या बनाया गया? सदस्य बनाए गए हैं। तो विभागीय समितियों में एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य भी बन सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है प्रत्येक विभाग के संदर्भ में, इनका कार्य क्या होता है? प्रत्येक विभाग के संदर्भ में, प्रत्येक विभाग के संबंध में बजट के समय जो अनुमान पेश किया गया है, जो अनुमान पेश किया गया है उसकी जांच करना। अब जैसे ही मैंने ये लिखा ना तो आपके दिमाग में एक वापस से समिति आ गई। कौन सी? अनुमान समिति। आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले आपने अनुमान समिति में तो बताया था कि वहां पर जो है वो बजट के संदर्भ में अनुमान जो पेश किया सरकार ने उसकी जांच करना। अनुमान समिति और इन विभागीय समितियों में अंतर क्या होता है? अनुमान समिति पूरे जितने भी प्रकार के विभाग हैं उन सब के अनुमानों की जांच करती है और उनका समय रहता है 20 से 25 दिन। कितना समय रहता है? 20 से 25 दिन। बजट के जस्ट बाद में जो बजट के समय जो अनुमान समिति जो बनती है और उनमें जांच की जाती है। इनके ये 5 से 6 माह में, कितने माह में? 5 से 6 माह में अपने अपने विभाग के एक्सपर्ट होते हैं और अपने अपने विभाग के संदर्भ में आय और व्यय के संदर्भ में क्या जो है सरकार ने अनुमान पेश किए हैं उसकी क्या करना? जांच करना। तो जो अनुमान समिति है वो तो 20 से 25 दिन का समय होता है, इनके पास समय होता है 5 से 6 महीने। ये अपने विभाग से संबंधित करती हैं, जबकि अनुमान समिति जो है ये संपूर्ण बजट की क्या करती है? अनुमानों की क्या करती है? जांच करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है अनुमान समिति और विभागीय समितियों में अंतर बताइए। तो अनुमान समिति और विभागीय समितियों में अंतर यह है कि अनुमान समिति तो क्या करती है? संपूर्ण बजट के अनुमानों की समीक्षा करती है और वो जो है उनके पास समय रहता है 20 से 25 दिन। जबकि इनके संदर्भ में बात करें तो ये प्रत्येक विभाग यानी अपने विभाग से संबंधित, ये जो है ये अपने विभाग से संबंधित, प्रत्येक विभाग की अलग अलग समितियां बनी है तो अपने विभाग से संबंधित जो अनुमान पेश किया उसकी क्या करना? जांच करना। दूसरा कार्य देखिए जरा, दूसरा कार्य क्या ध्यान में रखेंगे? दूसरा कार्य आपको ध्यान में रखना है कि सरकार ने, किसने? सरकार ने या अपने विभाग से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित सरकार ने, अपने विभाग से संबंधित सरकार ने जिन नीतियों का निर्माण किया है, जिन नीतियों एवं कार्य योजना का, नीतियों एवं कार्य योजना का निर्माण किया है, नीतियों एवं कार्य योजना का निर्माण किया है, उनकी क्या करना? समीक्षा करना। भाई ये अलग अलग विभाग की बनी रहती हैं। प्रत्येक, जैसे ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में जितनी भी कार्य योजनाएं, जितनी भी नीतियां सरकार के द्वारा चल रही हैं उसके संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में और ये समिति सुझाव देती है
कि अगर और इस प्रकार से नई नीति का निर्माण किया जाए या ये जो नीति है इसमें इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो इसका लाभ जो है इस विभाग को भी होगा और इस विभाग के साथ में जनता को तो होगा ही होगा। तो मैंने क्या कहा, अपने विभाग से संबंधित सरकार ने जिन नीतियों का निर्माण किया है, सरकार ने जिन नीतियों का निर्माण किया है उस पर क्या करना, सुझाव देना। सरकार को क्या देना, सरकार को क्या देना भाई, सुझाव देना। अगला देखिए, अगला इनका कार्य आप देखेंगे कि अपने विभाग से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित पेश किए गए विधेयकों के संदर्भ में, पेश किए गए, अपने विभाग से संबंधित पेश किए गए विधेयकों के संबंध में, विधेयकों के संबंध में सुझाव देना। अगला कार्य देखिए, नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, अगला कार्य देखिए जरा, सरकार को दीर्घकालीन नीतियों हेतु, सरकार को दीर्घकालीन नीतियों हेतु, दीर्घकालीन नीतियों हेतु सुझाव देना। सरकार को दीर्घकालीन नीतियों हेतु क्या देना, सुझाव देना, यह भी इसका कार्य रहता है। और अपने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराना। अपने विभाग की, अपने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट संसद के पटल पर रखना, संसद के पटल पर रखना। अपने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो हैं इनको संसद के पटल पर रखने का काम भी कौन करती हैं, इन्हीं विभागीय समितियों के द्वारा किया जाता है। जैसे एक विभाग है, उन्होंने, सरकार ने इस विभाग के संदर्भ में एक वर्ष में क्या कार्य किया, ठीक है, एक वर्ष में क्या जो है उसमें जो है नई नीति बनी, उस नीति का क्या परिणाम रहा, उसके संदर्भ में पूरी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये संसद के पटल पर रखवाने का काम कौन करती हैं, ये विभागीय समितियां करती हैं। जैसे कोई विभाग है, कृषि विभाग, और कृषि विभाग से संबंधित जो है कोई बिल पेश किया गया है, उस बिल के क्या परिणाम रहे, उस विधेयक के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो वो जो है उसको रखना। मतलब ये विभाग के एक्सपर्ट होते हैं और अपने विभाग से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है समय समय पर संसद को उपलब्ध करवाना किसका काम रहता है, विभागीय समितियों का काम रहता है। विभागीय समितियों का उद्देश्य भी क्या है, कार्यपालिका पर संसद के द्वारा क्या नियंत्रण स्थापित करना। अब मैं कुछ नाम है नोट करवाने वाला हूं कि ऐसी कौन सी समितियां हैं जो लोकसभा के नियंत्रण में हैं और ऐसी कौन सी समितियां हैं जो राज्यसभा के नियंत्रण में। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें हैं लोकसभा के नियंत्रण वाली विभागीय समितियां। कौन सी, लोकसभा के नियंत्रण वाली विभागीय समितियां, लोकसभा के नियंत्रण वाली विभागीय समितियां। और लोकसभा के नियंत्रण वाली विभागीय समितियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे रक्षा, मैं केवल नाम लिख रहा हूं, रक्षा के संदर्भ में। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे सूचना के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा समिति। कौन कौन से विभाग जो लोकसभा के नियंत्रण में समिति, जो भी महत्वपूर्ण है ना वो लोकसभा के नियंत्रण में। तीसरा देखिए ऊर्जा संबंधी, ऊर्जा संबंधी। चौथा आप ध्यान में रखेंगे कृषि संबंधी, कृषि संबंधी। पांचवा आप ध्यान में रखेंगे कौन सी, विदेशी मामलों से संबंधी, विदेशी मामलों से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं वित्त से संबंधित। जो भी महत्वपूर्ण मामले ना वो सारे के सारे लोकसभा के नियंत्रण में हैं। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कौन सी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कौन सी, श्रम के संदर्भ में। 8 और 9वीं कौन सी ध्यान में रखेंगे, श्रम समिति संबंधी, श्रम संबंधी समिति है ना, श्रम संबंधी समिति। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कौन सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस संबंधी समिति। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कौन सी, रेल समिति, रेल समिति।
नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे शहरी विकास, शहरी विकास। फिर आप ध्यान में रखेंगे ग्रामीण विकास। शहरी विकास के बाद में कौन सा विकास है? ग्रामीण विकास। उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? रसायन एवं उर्वरक, रसायन एवं उर्वरक समिति। इसके बाद अपन ध्यान में रखेंगे कोयला समिति, कोयला समिति, कोयला संबंधी समिति। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। और लास्ट आप ध्यान में रखेंगे जल संसाधन समिति। कौन सी ध्यान में रखेंगे? नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे जल संसाधन समिति, जल संसाधन समिति। ये ऐसी 16 समितियां, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक कितनी होगी? 16। ये क्रम थोड़ा सा गलत है, देखिए मैं वापस से क्रमांक कर रहा हूं। ये सारी की सारी समितियां जो हैं, इस पर नियंत्रण किनका रहता है? लोकसभा का। पहली कौन सी? रक्षा समिति। दूसरी सूचना प्रौद्योगिकी। तीसरी ऊर्जा संबंधी। चौथी कृषि संबंधी। पांचवी विदेशी मामलों से। छठी वित्त से संबंधी। सातवीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। इसके बाद में आठवीं कौन सी ध्यान में रखेंगे? श्रम संबंधी। नौवीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। 10वीं रेल संबंधी। 11वीं शहरी विकास। 12वीं ग्रामीण विकास। 13वीं रसायन एवं उर्वरक। 14वीं कोयला संबंधी। 15वीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। और 16वीं कौन सी? जल संसाधन समिति। ये किसके नियंत्रण में है भाई? लोकसभा के नियंत्रण। किसके नियंत्रण वाली समिति है? लोकसभा के नियंत्रण वाली समितियां हैं। इन 16 समितियां जो हैं, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब 8 समितियां बच गई हैं जो राज्यसभा के नियंत्रण वाली है। राज्यसभा के नियंत्रण के। और राज्यसभा के नियंत्रण में कितनी समितियां हैं? 8 समितियां हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा के नियंत्रण में कितनी समितियां हैं? 8 समितियां। देखिए पहले कौन सी? वाणिज्य समिति। वित्त किसके पास था? लोकसभा के पास। और वाणिज्य संबंधी समिति जो है, ये इस पर नियंत्रण किनका है? राज्यसभा का। दूसरा है गृह कार्य समिति। कौन सी समिति? गृह कार्य समिति। गृह कार्य समिति किसके नियंत्रण में? तो ये आप ध्यान में रखेंगे राज्यसभा के। अगला आप ध्यान में रखेंगे मानव संसाधन समिति, मानव संसाधन समिति। और मानव संसाधन समिति ध्यान में रखेंगे राज्यसभा। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे उद्योग समिति, उद्योग संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति। नेक्स्ट अपन ध्यान में रखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। कौन सा ध्यान में रखेंगे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। नेक्स्ट अपन ध्यान में रखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कौन सी ध्यान में रखेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। नेक्स्ट अपन ध्यान में रखेंगे कौन सी? परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति। कौन सी ध्यान में रखेंगे? पर्यटन, परिवहन एवं संस्कृति संबंधी समिति, संबंधी समिति। और लास्ट बच गई है कौन सी? लास्ट आप ध्यान में रखेंगे कार्मिक के संदर्भ में। किन के संदर्भ में? कार्मिक के संदर्भ में। जो कार्मिक के संदर्भ में जो समिति है, ये किसके नियंत्रण में रहती हैं? राज्यसभा के नियंत्रण। कार्मिक हो गई लोक सहायता या फिर विधि और न्याय। कार्मिक, लोक सहायता, लोक सहायता, विधि एवं न्याय, विधि एवं न्याय। ये याद नाम रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये अधिकतम आप कहे ना कि एग्जाम में अगर पेपर सेटर ने समितियों से संबंधित प्रश्न पूछा तो या तो वित्तीय बैठते ही तो वित्तीय समितियों से पूछ लेंगे, लोक लेखा समिति से आगे बढ़ेंगे नहीं। पहला ही प्रश्न लोक लेखा समिति से ही डालेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर संसदीय समितियों का प्रश्न पूछा गया है तो 90% एग्जाम में वित्तीय समितियों का प्रश्न पूछा गया।
दूसरा, अगर विभागीय समितियों का पूछ लेना तो विभागीय समितियों में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी लोकसभा के नियंत्रण में है और कौन सी राज्यसभा की। ये मैंने लिखवा दिए है ताकि आप क्लियर रहें। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको पता नहीं, ढूंढनी पड़े कि कौन सी लोकसभा के नियंत्रण में है और कौन सी राज्यसभा के नियंत्रण में। तो ये समितियां लोकसभा के नियंत्रण में 16 और 8 जो है राज्यसभा के नियंत्रण में है। बाकी दोनों में समानता क्या है, ये समानता को जान लीजिएगा, बस समानता से अपना काम हो जाएगा। समानता क्या है, ये समानता को जान लीजिएगा विभागीय समितियों के संदर्भ में। सबसे पहले विभागीय समितियों की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने कहा पीवी नरसिम्हा राव। स्थापना के समय विभागीय समितियों की संख्या कितनी थी? 17। वर्तमान में कितनी है? 24। ये जो 7 और बढ़ी है, कौन से वर्ष में बढ़ाई गई? तो आप ध्यान में रखेंगे कब? 2004 में। एक एक बात नोट करवाई। अगला देखिए जरा, विभागीय समितियों का उद्देश्य क्या है? कार्यपालिका पर संसद का क्या स्थापित करना? नियंत्रण स्थापित करना। और संसद के जो दूसरे सदस्य बच गए हैं, जो वित्तीय समितियों में सदस्य नहीं बन पाए हैं, उन सदस्यों को भी विभागीय समितियों में शामिल करना। विभागीय समितियों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। संविधान में तो एकमात्र समिति, फिर से बता रहा हूं कौन सी, राजभाषा समिति का ही क्या है? उल्लेख है। 24 है, जिसमें से 16 लोकसभा के नियंत्रण में, कौन कौन सी मैंने क्लियर कर दिया, और 8 राज्यसभा के नियंत्रण में। जो लोकसभा के नियंत्रण में है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और जो राज्यसभा के नियंत्रण में है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। ठीक है। विभागीय समितियों के नियम जो हैं, ये लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं, 31 सदस्य। 31 में से 21 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। इनके कार्य क्या है? अपने अपने विभागों से संबंधित कार्य करना। अपने विभाग से संबंधित जो अनुमान पेश किए हैं उनसे संबंधित हो सकता है। अपने विभाग से संबंधित जो अनुमान के अलावा अपन बात करें, कोई बिल रखा गया है उसके संदर्भ में, अपने विभाग से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई नई नीति का निर्माण किया है, उसकी क्या परिणाम रहा उसके संदर्भ में, या फिर अपने विभाग से संबंधित दीर्घकालीन नीतियों के संदर्भ में क्या देना? सुझाव देना। ये किसका काम रहता है? विभागीय समितियों का काम रहता है। अनुमान समिति और विभागीय समिति के तुलनात्मक रूप से भी ध्यान में रखना है। अनुमान समिति जो सभी प्रकार के विभागों के अनुमानों की जांच करती है, जबकि विभागीय समितियों में अपने अपने विभाग के जो समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा अब केवल अपने विभाग से संबंधित जो अनुमान है उसकी जांच होती है। अनुमान समिति जो है वो 20 से 25 दिन उनका समय रहता है। ठीक है, 20 से 25 दिन में उनको पूरी जांच करके देनी होती है, जबकि अनुमान समिति जो है, इनके अलावा ये जो विभागीय समितियां, ये 5 से 6 माह में जो है पूरी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करती हैं। 5 से 6 माह में अपने बजट के संदर्भ में जो अनुमानों का निर्माण करना है, ये विभागीय समितियों का कार्य रहता है। क्लियर है बात? एक और समिति बच गई, कौन सी? संयुक्त संसदीय समिति, जिसको अपन बोलते हैं जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।